रजनी वो बीमार चल रही है, उनका ब्रेन का ऑपरेशन वगैरह हो रखा है। तो इसके अलावा उनका एक सेमिनार नवंबर में है, रीजनल कहिए तो, और वो आईडीपीडी के साथ मिल करके है ऑन द इश्यू ऑफ हेल्थ। तो हमारे 2 पॉइंट्स थे, एक तो हेल्थ को ब्रॉडन करके एक बड़ा टॉपिक रखा जाए। हमने 2-3 टॉपिक सुझाए हैं, सर्कुलेट भी कई बार किए हैं। और दूसरा ये है कि 3 दिन का होता है हमारा सेमिनार। उनका जो रीजनल है वो 1 दिन का है और वो नवंबर में है। नवंबर में हम नहीं कर सकते हैं, इट इज़ टू अर्ली। हम अगले साल ही कर सकते हैं, जनवरी फरवरी में। तो इस बीच में बातें कई जगह हमने टोल लिया, तो तमिलनाडु का जो यूनिट है आईटीएफ का, वो पूरी तरह इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। आइदर इन चेन्नई और इन ए प्लेस कॉल्ड कोबिचेट्टीपालयम नियर ईरोड, कोयम्बटूर। बनी बनाई बिल्डिंग है, हॉस्टल रूम्स हैं, वहाँ लेक्चर हॉल्स हैं, सेमिनार रूम है, सारी सुविधाएं वहाँ पर है, किचन है और जगह कम पड़ने पर आसपास रहने का भी कुछ इंतजाम किया जा सकता है। तो ये सब मिला जुला के कम से कम पर्सनली मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी जगह है। थोड़ा सा इंटीरियर पड़ता है ई रोड से 1 घंटा 35 किलोमीटर, लेकिन बहुत अच्छा रास्ता है, बसेस बहुत हैं। टैक्सी का इंतज़ाम करना होगा, किया जाएगा। तो ये उनका ऑफर है, मैं समझता हूँ कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जनवरी फरवरी अगले साल हम इसको कर सकते हैं। तो हमारी जो NEC नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी उसमें हम इसको फाइनलाइज कर लें और इरादा है कि 15 अगस्त के बाद जो 16 अगस्त है, 16 अगस्त को सैटरडे पड़ता है, तो उस दिन NEC की मीटिंग रख लें और उसमें इसको फाइनलाइज कर डालें। फिर हमें तैयारी के लिए 6 महीना मिल जाएगा। चेन्नई की यूनिट, तमिलनाडु की यूनिट बहुत मजबूत है, रहने बहने, लॉजिस्टिक्स, पैसे सबका कोई प्रॉब्लम उसके यहाँ नहीं है और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। ऑफकोर्स हम उनकी मदद करेंगे और हर तरह से। तो ये एक चल रहा है और समझता हूँ आप सभी को इसके लिए तैयार होना चाहिए, ओरिएंटेड होना चाहिए अभी से उस दिशा में। तो इस सूचना के तौर पर कोई सुझाव आप लोगों को देना हो अभी या बाद में तो आप देना चाहिए। एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए इसकी तैयारी में। ये कलेक्टिव एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट होना भी चाहिए। तो यही कहना था मेरी ओर से। Okay, sir. So, of course, मैं समझता हूँ कि जो यंगर लॉट है हमारे बीच, उनको ज़्यादा सक्रियता से, मोर एक्टिवली दे शुड बी इन्वॉल्व, उनको ज़्यादा सक्रियता से इसमें हिस्सा लेना शुरू करना चाहिए एट ऑल इंडिया लेवल, ताकि फ्यूचर की टीम भी इसी तरह से तैयार हो सके। yes. फिर वही लोग, वही चेहरे नहीं रहे, नए लोग आए। अमित है, गौरव है, प्रिया है, ऑफ कोर्स बिहार की यूनिट भी नहीं है, सुनील जी जैसे धाकड़ लोग वहाँ हैं, उनकी भी सहायता होगी। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में नए लोग हैं, लेकिन उनको आगे आना चाहिए। नए लोग जरूर है, लेकिन they should be actively involved in the organizing of the seminar and other activities. तभी जाकर के हमारी फ्यूचर की टीम बन सकती है। हमारे विजय कुमार जी पटना वाले वो भी हैं और आप यूपी में भी तैयार कोशिश कर रहे हैं, साउथ में अच्छी टीमें हैं। समय समय पर ये होता है कि कोई
किसी कारण से इनएक्टिव हो जाता है, कोई नया एक्टिव हो जाता है। अच्छी भी बात है इस तरह से। अब मुंबई में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी लोग हैं। अनिल सावंत वहीं से हैं जो ज्वाइन करते रहते हैं हमारे डिस्कशन में। तो नए लोगों को कहने पर नहीं, खुद इनिशिएटिव लेके आगे आना चाहिए, ऐसी गुजारिश। यही कोई बातें मुझे करनी थी। Okay, sir. So we should proceed. And one more thing, there is AIPF connection, and AIPF connection is a broader group. It is not a representative of a particular state, but it is a connection. और बहुत सारे उसमें लोग जुड़े हुए हैं और रेगुलर उसमें नोटिस आते रहता है कि कहाँ किया जाए, क्या टॉपिक रहे. सो यू कैन गिव योर ओपिनियन इन दैट ग्रुप ऑल्सो, एंड इफ यू आर नॉट एडेड यू कैन रिक्वेस्ट अस टू ऐड, राइट. वो एनईसी का ग्रुप नहीं है, वो कोर ग्रुप का वो नहीं है, वो एक ब्रॉडर कलेक्टिव आप कह सकते हो है. उसमें भी आप अपना ओपिनियन वो कर सकते हैं, एंड दैट ओपिनियन विल बी इंगेज्ड बाय द एनईसी मेंबर्स एंड ऑफिस बेयरर्स ऑफ ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम. सेकंड, यस, एंड डॉक्टर पढ़नो सर रेगुलर रिप्लाई करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं. This is good, but our convener from Bihar is not here. I think she might be active more than ever now, but चलिए उनका भी वो है. So Anil sir, let us start with the brief. BRS group is doing well, I think. Yeah. I think she has circulated the report also. I think you have gone through. Yeah, circulated. She's busy in some exam or something like that. I don't know. Yes, yeah. यस सर, आज बहुत सारा एग्जाम है, डीएसओ का है, फिर हाँ। बिहार, बहुत सारे एग्जाम्स आज हैं. तो Yes. आई थिंक और रिपोर्ट सर दे दिया गया है, फॉर्मल रिपोर्ट. हाँ, आ गया है. AIPF कनेक्शन में वो रिपोर्ट आ गया है. Yes. Yeah. So, with your permission, sir, let us move ahead. Anil sir, okay. Surely. Yes. Absolutely. Yeah. So thank you so much, sir, for briefing us about the national seminar topic and venue. And now let us start with the topic, which is Trump's neo-imperialism and technology today. Right? And I have written just a broad, some broad, you can say, conceptual kind of things and some questions. I'm going to read that. I am sharing my screen, right? And I think it is visible. So, Yes, it is visible. yes. Visible. Yes. So thank you so much, sir. So the first point is that the Trump's trade and tariff war is a way to establish American dominance and power over the world order and resources. I have highlighted the word resources, especially over the rare earth minerals. Rare earth minerals are crucial for technology growth and dominance. And this information is based on our previous discussion, right? I have not added something new, but I am just setting the context. The second point is that the ideological preferences, as we have always discussed, are never a matter of concern for United States of America, whether it is Obama, whether it is Trump, or whether it was Joe Biden. It is the national interest of the United States of America that determines its course of domestic and foreign policy. It is visible in case of India-USA relations. The right ideology is not a guarantee for a good bilateral relationship, as we have seen, and we have also previously seen that they are guided by their own business and national interest, and right and left is immaterial for them. Even terrorist and other kind of ideology which are being criticized by the USA policy makers, but when national interest come into the play, they decide on the basis of their national or business interest. The third point is that the US narrative of MAGA, make America great again, make America great again, that is MAGA, is incompatible with nationalism.
right-wing ideology, independence, and the military strategy of United States of America and NATO alliance. Why I have said this? It is because an article has been written by one of you can say writer who has written his article in Foreign Affairs. It is reputed journal or you can say magazine which promotes the US foreign policy and analyze many things. And in that magazine, article has been written by Ashley J. Tellis, which titled as India's Great Power Delusion, how New Delhi's grand strategy thwarts its grand ambitions, right? And in this he has ट्राई टू एम्फेसाइज एंड इवन यू कैन से कि वो इंडिया को डिमीन करने की एक कोशिश की गई है कि अगर ये भारत ऐसा सोचता है कि हम ग्रेट पावर बन जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसमें ये चीज़ बताया जाता है कि इंडियन नेशनलिज्म, India's right wing ideology which is ruling right now is incompatible with American policies, and that is the MAGA, Make America Great Again. In this scenario, in this narrative that is MAGA, no one can compete, no one can see the dream to become a great power. Only America can become a great power. So nationalism is a danger for MAGA. Right wing ideology is a danger for MAGA. Left wing ideology like in China is danger for MAGA. Military independence is danger for MAGA, right? So any kind of nationalism, whether it is right, left, center, are incompatible with this concept of MAGA, which is nothing but the supremacist or you can say hegemonic concept of imperialism and dominance by a single country or a bloc that is led by United States of America and NATO, right? And next point is that North's hegemony versus South's counter hegemony. We have discussed about the BRICS, we have discussed about the South-South cooperation, right? And we have seen that how Trump was threatening the BRICS summit in Brasilia. How he has said that this efforts is the anti-American. Any kind of de-dollarization will be treated as an anti-American. And what anti-American? It means that you are going to challenge the hegemony of United States of America in many situations and circumstances. So North hegemony versus South's counter hegemony, and if India is going in that direction, and as we have seen that what Trump has said about India and Russia, dead economies, right? So what dead economies? And they have imposed the 25% tariff on many goods and services in order to stop the oil imports from Russia and all. So it is showing that this incompatibility. And the next point is that the incompatibility weak links in bracket in South-South cooperation, India, China, Russia and Brazil, we have already discussed. And in our previous discussions, many speakers, especially our working president and all, have said that the India is the weakest link in South-South cooperation. And we have not argued on the basis of some, you can say, dreamy argument. It was a statement given by our foreign affairs minister that we are not intending to develop an alternative to dollar. It means that sometime or others we can surrender to the US interest. So in that case, South-South cooperation or counter hegemony to US imperialism or Trump's imperialism is difficult to sustain and difficult to manage. And of course, it is growing, but it not growing in such a way that that will counter the hegemony of Trump or hegemony of United States of America. And now I have referred that article which about which I was telling, incompatibility in India's foreign policy about its aspirations of becoming a great power.
And in this article, many parameters has been analyzed, whether it is GDP, whether it is HDI, whether it is military power, whether it is communal, you can say, divide in the country. This question has been raised that how India can claim a great power status when India internally is divided. So there are different kind of things which has been written in that. So in these circumstances, I have posed some suggestions in this, and the first question is that where does India stand in the great power game of imperialism and war for technology? As we have already discussed, that the technology is key, dominance over technology is key. Who is going to dominate will be determined by the control and dominance over the technology, whether it is AI, whether it is drone, whether it is ICBM, intercontinental ballistic missile, or any kind of technology. And we are also understanding the war will not be fought on land. It is a space war, it is technology war. So technology is key, and that is why Trump is trying to do that kind of things, that kind of diplomacy, or you can say different kind of things which cannot challenge the supremacy of United States of America in technology and technological advancement. The second question is, are aspirations of great power or Vishwaguru? I have tried to locate India's position also, right? So are aspirations of great power or Vishwaguru just delusions of substantial in terms of economic power, military might, political system, nationalistic idea, and internal politics? Question mark. The third question is, where will India stand in the great power game in coming decades compared with United States of America and China vis-a-vis Pakistan? And the fourth question is that what about the triangle of PCB, which seems to emerge, Pakistan, China, and Bangladesh in recent times? The fifth question is, will USA and China allow India to maneuver in a comparable domain? Question mark. Sixth, and this is the last question, does BRICS have capability to offer a better counter narrative to US imperialism? If so, when? अगर ऐसा है तो कब? So these are the points and these are the questions, these are the circumstances of this topic. And now I'm stopping the screen sharing, and now forum is open for further discussion and elaboration on this topic. So let us start with Anil Rajimwale sir. Yes sir, please. I think you have, Amit has very beautifully prepared this paper. It is a brilliant presentation of points. The points उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वो बहुत ही सही और अच्छे पॉइंट्स हैं. बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये की पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हमें डिस्कशन करना चाहिए. इन्होंने जो वर्ड यूज किया है तो इन्होंने जो पॉइंट किया कि न्यू वर्ड यूज किया है, जरा दिखाइए, वो आपका स्क्रीन दिखाइए. यस सर, यस सर, जस्ट अ मिनट. स्क्रीन पर आपका पॉइंट जरा दिखाइए. इज इट विजिबल सर? नहीं आ रहा है. ओके, अब आ रहा है. हाँ, अब आ रहा है. हाँ, देखिए न्यू इंपीरियलिज्म, ये वर्ड ये यूज किया इन्होंने, अमित ने, और इस पर ये विचारणीय विषय है. जाहिर है कि अभी का जो इंपीरियलिज्म है लेड बाय ट्रम्प, इसमें कई नए फीचर्स हैं, कई डिफरेंट फीचर्स हैं. यूएस इंपीरियलिज्म तो हमेशा ही इंपीरियलिज्म रहा है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है. अमेरिका का साम्राज्यवाद रहा है, और चाहे वो ट्रम्प के अंडर में हो या बाइडन या बुश या ओबामा
लेकिन उसमें शेड्स रहे हैं, अलग अलग पहलू रहे हैं। अभी का जो ट्रम्प के फॉर्म में जो इंपीरियलिज्म का, नियो इंपीरियलिज्म के रूप में ट्रम्प जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे लगता है कि वो अपना जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डोमिनेंस है उसको शो करने की कोशिश कर रहा है। वो अपना अपना जो इकोनॉमिक माइट है उसको थोपने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिक माइट और मिलिट्री ताकत के जरिए और ब्लैकमेल करके, मैं समझता हूँ कि इतने खुले पैमाने पर, इतने बेहूदे तरीके से किसी भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पॉलिसी शायद ट्रूमन के बाद, जो इमीडिएट पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर पीरियड में प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और किसी प्रेसिडेंट ने इतने खुल करके और भद्दे तरीके से कहा जाए सप्रेस करने की कोशिश नहीं की। डेवलपिंग कंट्रीज को तो छोड़ ही दीजिए, वो करता रहा है अमेरिका। इवन यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, तो डेनमार्क और हॉलैंड को बोलता है कि ये तुम्हारे जो ये एरियाज हैं ये मेरे हैं, हम अपने कब्जे में ले लेंगे। जा करके वहाँ वाइस प्रेसिडेंट जाके बैठ जाता है, लेकिन बाकी सारा देश वहाँ आइसलैंड में, बाकी सारा देश, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड, हाँ, ग्रीनलैंड, तो और सारा देश उसको बॉयकॉट करता है। पूरा ग्रीनलैंड आया ही नहीं उसको रिसीव करने, वो अपने अमेरिकन मिलिट्री बेस में जाके बैठ गया वाइस प्रेसिडेंट या उसका रिप्रेजेंटेटिव। पनामा को बोलता है ये हमारा है, कनाडा को बोलता है तुम हमारे 51st स्टेट हो, हम तो तुमको देश मानते ही नहीं है। और दूसरे सभी देशों को, वो ब्राजील को बोलता है कि तुमने बोल्सोनारो पर मुकदमा चला है, गिरफ्तार कर लिया, तो तुम्हारा 50% टैरिफ बढ़ गया। तो ये जो बुली, इंटरनेशनल बुली, एक जो मुक्केबाज होता है, इंटरनेशनल मुक्केबाज है ये, लेकिन इसकी ज्यादातर मुक्केबाजी हवाई मुक्केबाजी साबित हो रही है। दुनिया के देश इतने आसानी से नहीं झुक रहे हैं। कोलंबिया ने ये दिखा दिया, उसने अमेरिका का भेजा हुआ प्लेन रिफ्यूजीज के साथ वापस कर दिया था। तो ये एक टैक्टिक्स है, उसके पीछे उसका मिलिट्री माइट है। वो ये समझता है कि आपके पेपर में सही ये पॉइंट आउट किया गया कि सॉवरेनिटी का कोई मतलब नहीं दूसरे देशों की इंडिपेंडेंस, दूसरे देशों के देश होने का, राष्ट्र होने का, उनके सार्वभौमिकता का अमेरिका के लिए कोई महत्व नहीं है। ऐसा क्यों है? ये पॉलिसी, इस पॉलिसी पर वो एकाएक क्यों चल रहा है? इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। वो ये समझता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना, रशिया ये रिएक्ट करेंगे इस तरह से। इवन इंडिया ने भी कहा है कि नहीं, पहलगाम के सवाल पर, पाकिस्तान के सवाल पर हम कोई ट्रम्प के इंटरवेंशन से नहीं हुआ है। वो अपने ढंग से उसको एक फीबल, क्षीण तरीके से अपोज उसने किया है। बार बार ये एक बात नोट की जानी चाहिए। उसके दूसरे पहलुओं पर मैं आता हूँ, भारत की क्या पोजीशन हो। तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दुनिया के देशों का ये रिएक्शन होगा। जिस तरह से गाजा के सवाल पर सभी देश इकट्ठा हो रहे और ये कह रहे हैं कि हम पैलेस्टाइन को अब रिकॉग्नाइज करेंगे, करने वाले, कर दिया। और यूरोप के रूलिंग पार्टीज और गवर्नमेंट्स अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सारे यूरोप में और खुद अमेरिका में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं गाजा को लेकर के, इजराइल के खिलाफ और यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी के खिलाफ। दूसरा है इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके जिस तरह से चलाया जा रहा है, एक क्या कहा जाए इसको, एक भावना जगाई जा रही है, एक शोविनिज्म। ये इमिग्रेंट्स है, हमें बर्बाद कर रहे हैं, इन्होंने हमारी इकोनॉमी को खत्म कर दिया।
ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये इमिग्रेंट ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज या बैकवर्ड कंट्रीज या अफ्रीका, एशिया वगैरह से आए हुए हैं। तो वो जनरेट करना चाहते हैं एक भावना टू डिवाइड द पीपल। इन सब के पीछे मैं समझता हूँ कि हमें गहराई में जाने की जरूरत है, और वो ये है, पहले भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी डीप क्राइसिस में। आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ है कि अमेरिका में लोग अब बेचैन हो रहे हैं। जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसके चलते वहाँ कमोडिटीज की वस्तुओं की कमी होती जा रही है, या तो वस्तुएं नहीं मिल रही हैं, उपयोगी वस्तुएं, या वो महंगी होती जा रही है। इसलिए वहाँ का मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास तो खैर है ही उस पोजीशन में, वो खरीद नहीं पा रहा है अपनी जरूरत की चीजें। ज्यादातर अमेरिका में जरूरत की चीजें बाहर से आती हैं। ये भी एक बहुत मजेदार चीज है। चाइना से, इंडिया से, एशिया से, अफ्रीका से, इन देशों से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अमेरिका में जाते हैं, और अमेरिकन मैन्युफैक्चर डीप क्राइसिस में। अब वो ट्रम्प ये समझता है कि टैरिफ लगाने से अमेरिकन मैन्युफैक्चर करने लगेंगे। अरे मैन्युफैक्चर तब करेंगे जब इन्वेस्टमेंट होगा। फाइनेंस कैपिटल तो इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। तो वो उसका भी डाटा आ रहा है कि जब से ट्रम्प आया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्टिव सेक्टर उभरा ही नहीं है अपने प्रीवियस रेट ऑफ ग्रोथ से। वो ऊपर आया ही नहीं है, बावजूद इन सारे इंटरनेशनल पॉलिसी। तो ये एक देखने की बात है, और ये पॉलिसी इनकी हाउस वाली पॉलिसी आज के ज़माने में, जब दूसरे देश पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज, ये पॉलिसी इतने आसानी से नहीं चलने वाली है। लेकिन एक और कारण है इसका, वार आर्मामेंट इंडस्ट्री जो है वो जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्स हो, ताकि उसके आर्मामेंट्स और वार मटेरियल बिके दुनिया में। जगह जगह वो टेंशन पैदा कर रहा है। अब इसमें ब्रिक्स के बारे में भी आज आया है, आज खबर आई कि ब्रिक्स को टारगेट बना रहा है अमेरिका। और इससे पता चलता है कि ब्रिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्ले करने जा रहा है। ब्रिक्स के अंदर खतरा ये है कि अगर इंडिया ने सही रोल नहीं प्ले किया तो ब्रिक्स कमजोर हो जाएगा। इसलिए इंडिया का और चाइना का सही रोल प्ले करना ब्रिक्स के अंदर, एक सही रोल का मतलब एक फर्म एंटी इंपीरियलिज्म, भले ही वो नाम नहीं दे उसे, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रंट पर उन्हें फर्म रहना पड़ेगा, तभी जाकर के अमेरिका पर एक दबाव बढ़ेगा। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में राइट विंग गवर्नमेंट है बहुत सारे जगहों पर है, लेकिन अमेरिका के लिए दुनिया की जो राइट विंग गवर्नमेंट्स है ना, वो राइट विंग इनफ नहीं है। इनफ नहीं है, एग्जैक्टली यस। अमेरिका के लिए राइट विंग भी लेफ्ट विंग है, वो उनको लेफ्ट विंग ही ट्रीट करता है ऑलमोस्ट। तो उसको तो पूरी तरह से चमचे चाहिए, राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग, जो अटैच रहे अमेरिकन इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के साथ, हाँ करता रहे हर समय। वो तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनके अपने इकोनॉमिक नीड्स हैं, उनके अपने पॉलिटिकल नीड्स हैं, अपने पब्लिक ओपिनियन है। यही बात इंडिया के साथ लागू है। वो अमेरिका के सामने बिछ जाना चाहता है, लेकिन अमेरिका बिछे हुए भारत को धक्का दे के उठा देता है। ये कहता है कि इतनी ही चमचागिरी काफी नहीं है, तुम्हें हर चीज माननी पड़ेगी हमारी। तो इन्हें समय समय पर थोड़ा बहुत आवाजें, जैसे कहता है ना, टू मेक नॉइजेस, इनको नॉइजेस करने पड़ते हैं। बीच में इन्होंने कुछ नॉइजेस किए थे, लेकिन फिर चुप हो जाते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के बाद बनी है ना, वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बेस्ड ऑन पब्लिक सेक्टर। इसको वर्तमान जो राजनीतिक सत्ता है वो पूरी तरह से अभी डिपेंडेंट नहीं बना पाई है, बहुत लंबा समय लगेगा। अब ये इंडिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट इकोनॉमी की अपनी जरूरियात होती है।
अपनी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं का मतलब है कि उसे कई सवालों पर, जैसे WTO में या यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टाइन के सवाल पर या दूसरे सवालों पर इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अपने इकोनॉमी को अगर बचाना है अमेरिकन पेनिट्रेशन से, अमेरिकन अटैक से, तो उसको इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम है भारत के साथ। इस पे जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, जिसे रूलिंग पार्टी तोड़ने की कोशिश करती रही है, लेकिन फिर भी उसके अपना लॉजिक है, अपना तर्क है। उस तर्क को फॉलो करते हुए अमेरिका के खिलाफ इसको इनडायरेक्ट कई स्टैंड लेने पड़ रहे हैं मजबूरी। अमेरिका की पॉलिसी ही ऐसी है कि वो सारे देशों को मजबूर कर दे रहा है एंटी अमेरिकन स्टैंड लेने के लिए। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि WTO और ब्रिक्स और ऐसे एसोसिएशंस के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो फर्म स्टैंड ले। इंडिया को चाहिए एक क्लियर कट फर्म स्टैंड लेना। अगर वो नाम लेके गालियां नहीं देना चाहते, ना दें, जरूरी नहीं है, लेकिन एक इकोनॉमिक एंटी इंपीरियलिज्म, पॉलिटिकल एंटी इंपीरियलिज्म, आइडियोलॉजिकल एंटी इंपीरियलिज्म की ओर इंडिया को बढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा कोई अल्टरनेटिव मैं समझता हूँ नहीं है, इंडिया के लिए भी नहीं है, ब्रिक्स के लिए भी नहीं है, अन्य देशों के लिए भी नहीं है। पैलेस्टाइन के सवाल पर वो अब क्लियर होता जा रहा है। और इसलिए जो डीप क्राइसिस है अमेरिकन इकोनॉमी का और वर्ल्ड इंपीरियलिस्ट इकोनॉमी का, मार्केट का, इस क्राइसिस को काउंटर करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ानी होगी, मैन्युफैक्चर बढ़ाना होगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ फाइनेंस एंड इंपीरियलिस्ट कैपिटल पर रोक लगानी होगी। कम से कम उस पर कुछ अंकुश लगाने की नीतियां ही इस विश्व के पैमाने पर जो साम्राज्यवाद की धमकियां हैं, उसी तरीके से, इन्हीं तरीकों से रोकी जा सकती है, काउंटर की जा सकती है। यही कुछ पॉइंट्स मुझे। So thank you so much, sir, for elaborately discussing and analyzing the trends of American imperialism or Trump's imperialism. And now it is being, I think, clear to all of us that Trump is following aggressive imperial policy, and that is based on the dominance over technology and military power. And it is, in Marxist terms, we can say this economic system of America right now is not a civil kind of economy, rather it is a war economy, right? Which is being termed as military industrial complex, along with intelligence and other kind of things. And they don't care about your democratic, your communal, your right, your left, right? Their only goal is to secure the power and dominance of United States of America, irrespective of your any inclination and orientation. Now it is very clear. So don't think that America is great because it has oldest and that kind of constitution and all, right? So everything is being used for furthering the interest of United States of America. So I would like to ask other participants to express their opinions, express their point of views, and involve in the discussion, a polemical discussion, right? A polemical discussion. This forum is meant for that. So who is coming next can come. You can raise your hand. You can unmute and speak. Anil Sawan sir, please. हाँ, अभी जो अमित कुमार
ने पहले जो पेपर प्रेजेंट किया वो उसमें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हुए हैं और अनिल राजीमवाले जी ने भी जो बातें रखी है उसी को लेके मैं कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं। एक ऐसा दिखता है कि ट्रंप और अमेरिकन इकोनॉमी में एक पैनिक सिचुएशन आया हुआ है। यानी ट्रंप का बिहेवियर, ये हम एक इंडिविजुअल का बिहेवियर इस ढंग से देखें या इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन इन अमेरिकन इकोनॉमी, इस तरह से देखें, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है कि वी कैन नॉट से कि ट्रंप ये एक इंडिविजुअल है। तो जो भी आज अमेरिका की इकोनॉमी की जो सिचुएशन, यानी जिस मुकाम पर अमेरिकन इकोनॉमी आज तक का जो भी उनका जो इंपीरियलिज्म जिस ढंग से पूरे बाकी देशों पर थोपते थे, वो करते 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 आए हुए हैं। और ये जो उनका जर्नी हुआ है उसमें जो हम देख रहे हैं कि कोई भी कैपिटलिस्ट सिस्टम में जहां ज्यादा मुनाफा है उस सेक्टर में वो ज्यादा रुचि रखते हैं। तो इस तरह से अमेरिकन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग कम होते गया बाकी प्रोडक्ट का, क्योंकि उनको इंपीरियलिज्म के जरिए ये दिख रहा था और इकोनॉमिक डोमिनेशन के से कि जो भी रोजाना लगने वाली चीजें हैं हम कहीं से भी खरीद सकते हैं। जैसे कि बांग्लादेश जैसे देश को गरीब रख के वहाँ से जो भी टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स है वो हम कम पैसे में खरीद सकते हैं। और ये भी जो कहा जाता है कि जो भी अमेरिकन और इसमें जो भी डेवलप इकोनॉमी में मॉल्स में जो चकाचक सामान दिखता है वो किसके आधार पर, यानी उसके लिए किसी को दूसरे का शोषण किया जा रहा है, उनको कम पैसे में काम करना पड़ रहा है, उनको वैसे ही उनकी स्थिति रख के ये प्रोडक्ट वहां पे मिल रहे हैं। तो दैट वाज वेरी इजी फॉर देम। तो इस ढंग से ये आज करते आए और अभी उनको एक चाइना और रशिया के रूप में और ब्रिक्स के रूप में एक चैलेंज खड़ा हुआ है अमेरिका के सामने, और इसको टैकल करने के लिए अभी वो जूझ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा देश, जिसको हम आज तक यही मानते रहे थे कि ये पूरा अमेरिका को सरेंडर हो गया, लेकिन ये जो अभी जो पुलवामा की घटना घटी और उस समय जो भी चर्चा आई, तब पाकिस्तान के जो एक सरकार में है उन्होंने खुले रूप से कहा एक चर्चा में टीवी पे कि हम ये गंदा काम करते रहे टेररिज्म का और ये दूसरे के इशारे पे करते रहे, यानी अमेरिका का नाम लेके अमेरिका के इंटरेस्ट में हम ये गंदा काम, ये उसके शब्द है। यानी इसके पहले कभी भी पाकिस्तान के सरकार के किसी भी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने इस तरह से खुल के बात नहीं की। तो ये बदलाव क्या है, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो ये दिखता है कि पाकिस्तान अभी चाइना की मदद ले रहा है
चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो ये पाकिस्तान को ताकत कहां से मिली अमेरिका का खुल के बात करने का? तो ये एक चाइना का जो एक सपोर्ट मिल रहा है, ये भी एक फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। ये पाकिस्तान की बात हुई। अभी भारत की बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि भारत में जो भी सत्ता में है वो अभी गए 10-11 साल से जिस तरह से इकोनॉमी चला रहे हैं, तो उसमें हमें क्या दिखता है कि जहां जहां से कम दाम में तेल मिलेगा, ऑयल, वो रशिया से मिलता है तो रशिया से भी हम लेंगे। ये इनकी भूमिका रही है। और ये भी हम देखते हैं कि कम दाम में तेल लेके वो तेल के कम दाम से यहाँ के जो भारत के लोग हैं उनको कम दाम में बेच नहीं रही है। यानी पेट्रोल डीजल सब लोगों को महंगा मिल रहा है। और ये जो डिफरेंस है उसमें से जो भी मुनाफा मिल रहा है, जो भी पैसा मिल रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द वे दे आर रनिंग द इकोनॉमी। यानी विकास की बात करते, यानी हाईवेज बना रहे हैं या पोर्ट्स बना रहे हैं, यानी ये इनके इकोनॉमी चलाने का तरीका है। तो दे आर नाउ डिपेंडेंट ऑन दिस वे ऑफ इकोनॉमी कि रशिया को छोड़ के ये भारत का इकोनॉमी चल नहीं सकता है। ये एक तरफ है। दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका जब भी कोई करार करती है किसी भी ये प्रोजेक्ट के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं। और रशिया के साथ जितने भी करार होते हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी रहता है। और उसके कारण भारत के इकोनॉमी को ये टेक्नोलॉजी मिलना और हम भारत देश स्वयं पूर्ण होने के लिए वो टेक्नोलॉजी का उपयोग होना, ये एक जो अपॉर्चुनिटी है वो अमेरिका के साथ में है नहीं। तो इसके लिए भी खुल के, यानी पूरा ब्रिक्स और रशिया और चाइना को छोड़ के सिर्फ अमेरिका के गले में पड़ के भारत का इकोनॉमी चल नहीं सकता है। ये भी बात अभी जो सत्ता में है उनको पूरे पता है। तो दे आर नाउ प्लेइंग द गेम कि एक तरफ वो अमेरिका को पूरे उसके खिलाफ भी बात नहीं करेंगे और जो भी चाइना से मिलेगा, रशिया से मिलेगा, उसका भी उपयोग करके हमारा इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ाने का जो भी उनका मॉडल है वो कर रहे हैं। तीसरी तरफ चाइना का हम ये देख रहे हैं कि चाइना ने जो चैलेंज खड़ा कर रखा है अमेरिका के सामने, वो तो हम अब सभी को मालूम है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी। और चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड का जो उनका प्रोजेक्ट है उससे अभी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे इंडोनेशिया में अभी इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि अभी कुछ ही बरस में इंडोनेशिया एक एल्यूमिनियम का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनने जा रहा है। तो एक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का जायंट इंडस्ट्री बनाने के लिए इंडोनेशिया जैसे देश को चाइना मदद कर रहा है। यानी इस तरह का भी एक जो सिचुएशन है कि चाइना
एक इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी सभी स्तर पर ऐसे ये पूरे एशिया के जो कंट्रीज है वो देख रहे हैं, और श्रीलंका में भी ये देखा हुआ है हमने। तो अभी चाइना के रूप में इकोनॉमिकली एक और टेक्नोलॉजिकली भी एक बड़ा आह्वान, चैलेंज अमेरिकन इकोनॉमी के सामने खड़ा हुआ है एक तरफ, और उसको उसका सामना करने के लिए अमेरिका की जो खुद की इकोनॉमी जो सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए वो है नहीं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। तो इसलिए अभी ट्रंप के सामने सिर्फ एक चाबुक लेके सबको डांटने का यही एक अभी एक मार्ग उसको दिख रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सारी बातें ध्यान में लेके ये जो अभी न्यू इंपीरियलिज्म का जो बात हो रहा है, तो ये न्यू इंपीरियलिज्म यानी ये जो बदलाव हो रहा है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर है उसके बारे में भी हमको ठीक से और जरा चर्चा करनी पड़ेगी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्टता आती जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद। Thank you, Anil Sawan sir, for your insightful comment, especially about Pakistan and America. As we have already discussed at this forum also, that why Pakistan is much nearer than India right now, and even especially after the Pahalgam attack, Donald J. Trump was, you can say, offering dinner to Asif Munir, and Munir went there. They have dinner. He recommended the name of Mr. Trump for Nobel Peace Prize, and all kind of things. And similarly, at the same time, the India's relations with United States of America has come down. It has been reduced, and the kind of statements, kind of things has been issued by the Oval Office and White House is evidence for that. And recently an article was published by the Hindu, and in that article the role of CIA was highlighted in the Bangladesh affairs regarding Sheikh Hasina and all, why she was removed from the power. There was a role of United States of America, and it has been written by a writer who had covered the 1971 war, in which जिसमें शेख मुजीबुर रहमान के बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स लगभग 21 और 22 लोगों को इंटेंशनली मारा गया था। उस समय भी CIA का रोल था। So it is also important that how this triangle is being conceptualized. चाइना होगा, बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान होगा, ये तीन होंगे उस सेटलमेंट में। Then what will happen to our look east policy or some kind of things? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो इस तरह की हो रही हैं, और जो ये बात आ रही है कि ऑफ कोर्स US इकोनॉमी इज इन क्राइसिस, and that is why they are reasserting, they are incapable to solve the economic problems, economic contradictions, and that is why they are trying to reset the world order. क्लाइमेट क्राइसिस का पूरा आप कंसेप्ट उठा के देख लीजिए, दे आर ट्राइंग टू रीऑर्डर इट, दे डोंट बिलीव इन इंस्टीट्यूशन विच दे हैव क्रिएटेड। तो एक नया सिनारियो डेवलप हो रहा है, एंड सर्टेनली अनिल सावंत सर, वी नीड टू पॉन्डर ओवर द न्यू एस्पेक्ट्स, न्यू डायमेंशन एंड न्यू things which are not you can say in the public domain. What is the real intention? We need to think in between the lines, we can say. And now I will request Santosh Sinha sir to unmute and speak up on this very important topic.
Yes, sir. Go ahead. मैं ऑडिबल हूँ? बिल्कुल सर, यू आर क्लियरली ऑडिबल हैं. थैंक यू एवरीबॉडी। मैं आप लोगों का ये सारा व्यू सुना बड़े ध्यान से, तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आई और वो मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ। ये जो टैरिफ से रिलेटेड जो न्यू इम्पेरियलिज्म देखने को हमें मिल रहा है, ये रियली बड़ा अजीब तरह का दिख रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार कि यूएस के सारे नॉर्म्स को, इंटरनेशनल लॉ को, ट्रेडिशन को ब्रेक करके वहाँ का राष्ट्रपति अजीब तरह का बिहेवियर कर रहा है। और ये उनका असली रूप यही रहा है शुरू से, ये कोई नया चीज़ नहीं है। पहले डेमोक्रेसी के नाम पर सोवियत यूनियन से लड़ा। उस समय उनको चैलेंज करने वाला सिर्फ एक ही कंट्री था, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद उन्होंने नाटो को कमज़ोर नहीं होने दिया और मजबूत किया। ये अगला उनका जो इम्पेरियलिज्म का रूप था उसको बढ़ाया और यूरोप के बहुत सारे देशों ने उनको साथ दिया, जो डेवलप डेमोक्रेसी कहे जाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट हमेशा से एक्सप्लॉइट करने का रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अभी जो उनका न्यू इम्पेरियलिज्म है वो सोवियत यूनियन से भी ज़्यादा चैलेंज उनको मिल रहा है। ये 4-5 या 6-7 जो राइजिंग कंट्रीज हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया, अब उनको ये आंखों में चुभ रहा है कि ये मेरे मार्केट में घुस रहे हैं, कैसे इनको आउट करें। उसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, रसिया भी है, ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है और कुछ और भी छोटे छोटे कंट्री हैं, इंडोनेशिया भी है, या कुछ अफ्रीका कंट्री एक आध दो और भी हैं। ये लड़ाई अर्थ का है और अमेरिका को ये लग रहा है कि मेरी इकोनॉमी नीचे जा रही है, मेरा आर्म्स में भी कुछ कंट्री उनके बराबरी करने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, उसमें इंडिया भी है। तो आर्म्स और इंडस्ट्री की लड़ाई हो रही है। अनफॉर्चुनेटली चाइना के वजह से ब्रिक्स एक मजबूत संगठन नहीं बन पा रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके और उनका एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी रहा है, तिब्बत इशू मेन इशू है और ऐसा नहीं है कि चाइना बच जाएगा। चाइना भी नहीं बचेगा, चाइना भी डेंजर में है, क्योंकि उनके पास जो गवर्नेंस मेथड है उसमें डिक्टेटरशिप का अंश है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। इंडिया के पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, थोड़ा सा रिस्क में है इंडिया भी। और अभी हम थोड़ा सा इंडिया पर असर यदि देखते हैं तो इंडिया को चाइना ने भी इनसर्किल किया है और ये अमेरिका ने भी इनसर्किल किया है। अमेरिका पहले से इंडिया को इंडिपेंडेंस के समय से ही तोड़ करके इसका एक सेटेलाइट कंट्री खड़ा करके पाकिस्तान इंडिया को वार में एंगेज करने का कोशिश किया। फिर वहाँ से थोड़ा सा हुआ तो चाइना ने उसी की पॉलिसी को प्रमोट किया। चाइना का हमेशा वो जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था उसके खिलाफ वो किस अमेरिका को साथ दिया अगेंस्ट ये जो नाटो के बगल में अपोजिशन में बना था वो वार्सा पैक्ट, उसको भी एक तरह से उसने अपोज किया। चाइना सिर्फ अपना इंटरेस्ट, डिक्टेटरशिप, अपना हिस्ट्री और मार्क्सिज्म का एक ऐसा मिक्सचर बना दिया है जिससे कि वो
ब्रिक्स यूनियन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। और वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहते हैं कि किसी कंट्री में इकोनॉमिकली आगे बढ़े, स्टेबल डेमोक्रेसी वहाँ हो और इंडिपेंडेंट आर्म्स पॉलिसी। वो चाहते हैं कि सिंगापुर की तरह कोई कंट्री बन पड़े, साउथ कोरिया की तरह कोई बढ़े या जापान की तरह बढ़े। ठीक वही चीज़ वो कर रहे हैं जो ब्रिटिश इंडिया में सब्सिडरी अलायंस शुरू किए थे। अब राजा रहो लेकिन मेरे कहने से रहो, मेरे नहीं कहने से आपको हम खत्म कर दें। वही नाटो का फॉर्मेट है और कुछ नहीं। और उसी को प्रमोट करके वेस्टर्न कंट्रीज, ये राइजिंग कंट्रीज के मार्केट को ख़त्म करना चाहते हैं। और उनको और अमेरिका को ये भी लग रहा है कि मेरा जो डॉलर है इसको चैलेंज कर रहा है, कर सकता है और कर रहा है। इंडिया भी लगा हुआ है, ब्राज़ील भी लगा हुआ है, चाइना भी लगा हुआ है। ये एक तरह से फ्रीडम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम फ्रीडम न दें। यही फाइट चल रहा है और इस समय इसी चीज़ को माइंड में रख के उनके इम्पेरियलिज्म का काट के लिए एक मूवमेंट की ज़रूरत है ऑल ओवर वर्ल्ड, खास करके वेस्टर्न। मतलब दिस इज फाइट बिटवीन वाइट एंड नॉन वाइट। क्लियरली दे आर स्टिल रेशियल, दे आर imperialist, not we can say neo imperialism, but worse than that imperialism. They are behaving like a uncivilized country. They are not civilized. I am not saying because they are exploiter. They are bloodsucker. So this is my view. Thank you very much. So thank you, Santosh sir, for your insightful comment, and you actually narrated well about the real intentions of Americans, right? They are more dangerous than I think Britishers, and at least Britishers. I'm not comparing for the analysis of their historical and some kind of that, but ये इसलिए कह रहा हूँ कि एटलीस्ट उनका वो था तो ऊपर से तो वो करते थे, लेकिन जैसा कि अनिल राजवाले सर ने भी बोला कि वर्ल्ड हैज नॉट नेवर विटनेस सच काइंड ऑफ, यू कैन से such kind of shameful statement given by Donald J. Trump, and rightly you have mentioned that subsidiary alliance. वो कभी नहीं चाहते कि नेशनलिज्म कहीं हो। नेशनलिज्म वैसा होना चाहिए जैसे उनके इंटरेस्ट को सूट करे, देशभक्ति वैसी ही होनी चाहिए। जैसे ईरान में शाह को बनाना था, जब तक वो काम किया उनके लिए तब तक ठीक था, नहीं तो 1979 में रिवॉल्यूशन करा दिए। अब हम ईरान नहीं मान रहा है तो तुरंत वहाँ पे अपने हिसाब से कि शांति के अग्रदूत केवल हम ही हैं। सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट प्रणव सर टू फर्दर carry forward this discussion further. Pranav sir. Am I audible? Yes sir, very clearly sir. Yes, very yes, clearly, audible. sir. Go ahead sir, go ahead sir. First of all, I want to give clarity on neo-imperialism. What is difference between imperialism and neo-imperialism? Sir, under imperialism, a country captures resources, land, and administrative powers of the colonial country. But under neo-imperialism, administration and land is not captured. Neo-imperialism is a capture of economic interests, economic resources, and other rare earth minerals. So neo-imperialism is quite different from imperialism, because imperialism is quite visible, sir. That yes, UK is ruling us, or France is ruling some other country. So imperialism is quite visible, but neo-imperialism is not visible. Neo-imperialism sucks, and it is not
not that visible like imperialism. So, there must be a deep thinking about it. Secondly, on the tariff. On the tariff ground, I want to say, sir, what is tariff? Tariff is a kind of protection barrier which is used to protect domestic producers. But now tariff is used as a tool to establish the hegemony at the global level. Because 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 it is obvious, it is simple economic principle, sir, that when you impose a tariff, the volume of trade gets reduced. The volume of trade gets reduced. So why a rational country will impose a tariff? It's only mean that if tariff is imposed by a country, it will drastically reduce. And there are hundred of economic papers on this. If tariff is imposed by a country, it will drastically reduce the volume of trade. Volume of trade gets reduced drastically, then why tariff is used as a weapon to establish trade supremacy over the world? कि सर हमको पता है कि अगर हम टैरिफ का यूज करेंगे तो मेरा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, वो बहुत हद तक रिड्यूस होगा। और फिर भी इस टैरिफ को हम एक वेपन की तरह यूज करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम वर्ल्ड ट्रेड पे अपनी सुप्रीमेसी हासिल कर सके, वर्ल्ड ट्रेड पे अपना अधिकार हासिल कर सके। लेकिन जो भी देश टैरिफ यूज कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली पहले अमेरिका ने किया था और बाकी लोगों ने रिएक्शनरी किया है, तो बाकी लोगों को फोर्स किया गया that if you really like to safeguard your national interests, you have to impose a reactionary tariff. But it is first started by America. But when you impose tariff, your volume of trade gets reduced, and if volume of trade gets reduced, दूसरी बात यह है कि आज का दौर जो है सर, उसमें कोई एक कंट्री वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं कर रही ट्रेड के मामले में। आज हम डाइवर्जन इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड भी देख रहे हैं, डाइवर्जन इन रिसोर्सेज भी देख रहे हैं, और आज एक कंट्री के पास एक रिसोर्स को ऑक्युपाई करने के या उसको इंपोर्ट करने के बहुत से अल्टरनेटिव्स हैं। तो आज अगर कोई कंट्री ये सोचती है सर कि हम टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया को अपने हिसाब से ट्रेड करने के लिए मजबूर कर देंगे और दुनिया चुप बैठेगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अ यूनिपोलर वर्ल्ड, it is a multipolar world where every country has its say, and every country is really looking forward to safeguard its interest. Second point is that why America is doing this, and why the whole concept of MAGA, make America great again. The first question I want to ask the distinguished panel कि क्या अब अमेरिका ग्रेट नहीं रहा? क्या अमेरिका ग्रेट नहीं रहा? तो हमको फिर से बनाने की जरूरत क्या है? अमेरिका अगर ग्रेट है तो फिर उसको बनाने की जरूरत क्या है? और अगर आप फिर से बनाने की बात करने मतलब अमेरिका ग्रेट नहीं है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, द होल कंसेप्ट ऑफ मागा इज जस्ट अ इलेक्शन कैंपेन, just a trumpet blown by Donald Trump to recapture the power in and he has done it. Third question: what is the Indian stance, sir? India can be a Vishwa Guru only if India
really decides what to do. Because as a economic uh, as a student of economics, sir, I'm really confused that what India wants to do. आखिर ये करना क्या चाहता है? बिकॉज अगर आपको अमेरिका का खुल के विरोध करना है, अगर आपको अमेरिका अगर अगर आपको ब्रिक्स जैसा एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, जो 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 यूरोप के देशों ने किया कि अपनी एक करेंसी बनानी, सर ब्रिक्स भी वैसा कर सकता है। अगर ब्रिक्स के मेंबर्स अपने डिफरेंसेस को अलग रख दें तो ब्रिक्स के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो डॉलर को काउंटर करेगा। और अमेरिका का सारा फ्रस्ट्रेशन इसी बात पे, ब्रिक्स से जो अमेरिका चिढ़ा रहता है कि हम ब्राजील पे 50% का टैरिफ लगा देंगे, या इंडिया पे 26% लगाया गया, 25% लगाया गया, तो जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ यही है कि ब्रिक्स कहीं डॉलर को काउंटर नहीं करते। और ये तो सबको पता है कि ब्रिक्स नेशन आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहे चाइना की हो, चाहे आपकी इंडिया की हो, मेजरली वो बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इससे भी डरा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि सर ब्रिक्स के पास जो अपॉर्चुनिटी थी उसको ब्रिक्स ने आई थिंक लॉस्ट कर दिया है, क्योंकि चाइना अगर अमेरिका कुछ करता है तो चाइना उसको वन ऑन वन हैंडल करने की कोशिश करता है। चाइना के पास पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है सर, जहां वो बाकी ब्रिक्स नेशन को मना सकता है। हाँ, उसमें सबसे बड़ा हर्डल इंडिया है। आई एम इंडियन, but when I give an unbiased view, India is the biggest hurdle, because India is really opting for a very soft stand on various issues जो नहीं होने चाहिए थे सर। कि अगर हमको अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है तो हमको इस 26% 25% टैरिफ को तुरंत काउंटर करना चाहिए था। एंड वी आर स्टिल थिंकिंग दैट व्हाट टू डू। दूसरी बात यह है सर कि ब्रिक्स में इंडिया और चाइना दोनों को थोड़ी मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि चलो हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको हम साइड रखते हैं। वी आर हियर टू टैकल अ न्यू प्रॉब्लम where a united stand is very necessary. It can really change the world order. लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं उनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और वो कभी भी एक कॉमन इंटरेस्ट को वेस्टेड इंटरेस्ट से ऊपर नहीं रखते। तो ऐसा हो भी नहीं पाएगा। और दूसरा बात सर ये है कि जो आपने एक क्वेश्चन कहा था कि पीसीबी वाला, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश वाला, उसमें इंडिया का जो हालत है सर, आज मैं ये बता दूं क्योंकि मैं बहुत क्लोजली इकोनॉमिक्स को फॉलो करता हूं कि अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। अमेरिका के 100% वेस्टेड इंटरेस्ट है ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, एंड ट्रम्प के जो भी बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान में अधिक है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ज़्यादा क्लोज है, और पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि चाइना हर उस इंसान का साथ देगा जो इंडिया के अगेंस्ट। तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंडिया को काउंटर करना चाहता है, जैसे अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, चाइना इंडिया को काउंटर करना चाह रहा है। तो अभी पाकिस्तान इज इन मोर बेनिफिशियल पोजीशन। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। Pakistan is in more beneficial position where it is supported by China and America. Though China and America have different mindsets and they are rivals in their own rights, but they both are supporting Pakistan in one on another way. And Indian foreign policy is really
really, sir, going nowhere. because because first of all, uh, we are not countering American neo-imperialism, which should be countered. Secondly, we should protect our national interest first, which is not done. So these are the points which I want to raise, sir, because these are very serious points. And as far as India is opting for soft stand, इंडिया जब तक सॉफ्ट स्टैंड लेगा सर तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में आज जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, और क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है और प्राइवेटाइजेशन में स्टेट कमजोर होता है। भले आपको लगे कि स्टेट मजबूत है, बहुत बड़ी मेजोरिटी है, प्राइवेटाइजेशन जहाँ होगा वहाँ स्टेट कमजोर होता है, और जहाँ स्टेट कमजोर होता है वहाँ स्टेट की राय खुलकर नहीं आती, क्योंकि स्टेट इज सपोर्टेड बाय कैपिटलिस्ट्स, एंड स्टेट को जब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है उन कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को देखते हुए देना है। I think this is softening India, and India is really confused where to go. India also wants to be friends with China, be friends with Russia. India also wants to be in a good book with America, and in achieving the twin objective, India is just sacrificing its national interest. Yes, sir. Thank you. So thank you, Purna sir, for your well-organized arguments on this topic and for defining the imperialism, neo-imperialism also. That was very important to distinguish it from the older version of imperialism, like neoliberalism, liberalism, and Neo-imperialism is capturing economic resources. yes, economic resources and technology. And technology. Yes, yes. And establishing a supremacy over political leadership. Yeah, exactly. It is also part of neo-imperialism. Exactly. So I will not take too much time, but I have many questions, but not I will not ask right now, right? So I will directly jump to Gaurav and then Sunil sir, right? Gaurav has raised hands, and Gaurav, you can unmute and please express your opinion, your observation, and Thank then you, Amit. yes. I am listening the conversation very carefully, and all of us have raised very important points. This created some doubt in my mind that what is the difference between the non-aligned movement that was followed by Jawaharlal Nehru and the today's confusion followed by the present government. So, to up to some extent, I think that under the principle of non-aligned movement, however, world called it an opportunist stand, but yet non-aligned movement was based on certain kinds of ideology, and the ideology was certainly based on cooperation and socialism at a global level. But today it is visible that no, except imperialism, there is no particular ideology or a form of ideology that can counter the neo-imperialism. So, in the earlier times, despite that India was following non-alignment movement, yet the tilt of Indian foreign policy was towards the cooperation, socialism, and democracy. And we can see from history that it was always associated with the USSR, and the tilt was towards the socialist tendencies, socialist values of the USSR in the global world order. But
in past 10 years it has been seen that despite that we are not aligning with any country in the world, but the tilt of the foreign policy has turned from socialism and cooperation and democracy towards the right wing, and particularly the major forebearer of the right wing, that is the Trump administration. And it is the tendency in the right wing, that tendency is that right wing is anti-cooperation, and it is highly motivated towards the personal interest. And when I am saying about personal interest, it do not consider any cooperation even with the allied nations, and it is visible that how Trump has shown the real picture, real face of the right wing by exposing its real intent, even delegitimizing its allied nations of NATO and other, even disrespecting and all that. What things that earlier were done behind the curtain are now getting exposed. But my point is that the problem with the Indian foreign policy is that it is shifted. It has been shifted towards the. Shifted. I am not saying that completely, not fully, but a major tilt is towards the imperialism, in the favor of imperialism, and this is causing a major problem, major confusion with the Indian foreign policy. However, there is no other country which can become the forebearer of the socialist ideology or the democratic values. So the same problem is there in the BRICS, because in the BRICS, the major countries, that is China and India, both of them are not actually cooperating with each other. The problem with the China and India is the same. Both are acting for their personal or national interest rather than a common interest. So even if the BRICS is also not developed or also not formulated on the basis of a common ideology, the ideology is not the cooperation. The ideology is the personal and the vested interest, even in the BRICS. So this is the reason that this confusion is there, and neither Russia nor America and even not China and India, no country is following I can say a common understanding of cooperation. All the countries are fighting with each other for their personal and vested interest, and certainly in such a situation, the one who has more military might, the one who has more technological might, technological development, new advanced technology will certainly have an upper hand. Another thing that is coming to my mind is that Anil Rajumale sir raised a very important point, that the past in development of Indian subcontinent, particularly its economy, is based on the Nehruvian socialist and Marxist principles. Not only Nehruvian, but its core is we can say that its core is self-dependent. India became self-dependent, particularly after 60s and 70s, in terms of agriculture, in terms of industry, many things. Despite being the initial dependence upon the USSR and initial dependence on limited dependence on America, India became a self-dependent country in terms of economy, and the past development of 70 years is creating a great hurdle to completely surrender. For example, to completely surrender before the imperialism. For example, despite every effort, the agriculture sector is not yet being opened for
American companies. So this is a great achievement. We can say this is a great achievement of the India. Even if we have a right-wing government, yet that the right-wing government is not able to open the agriculture sector for the American corporate. So this is a big achievement of Indian democracy and Indian economy. But yet we have certain issues, certain problems, and it is becoming increasingly difficult to take sides. But at this moment, the tilt, we cannot say, because the word is not we can say the word is not bipolar, the word is multipolar. So I am not saying that the India must tilt its foreign policy from one country to another country, rather raising its legitimate stand on every issue. That is important, and that is lacking. Even small countries are raising their legitimate issues. They are not that much afraid. But India is not showing its spine, and India is not recognizing its potential. So it is rather than a long-term visionary or a broad foreign policy, issue-based decision making is required, because the issue-based means that legitimate, democratic, and justice, what is justified according to the global world order, and balancing the national and the international interests. Such kind of foreign policy may work in the present scenario. Otherwise, the things will keep on lingering on like this. Whatever is happening, the things will keep on lingering on. We cannot go completely towards the side of China, right? Because China is not following up such particular ideology. China is also working for its personal interests. So with all these words, I stop here. Thank you. Thank you, Gaurav. And in context of BRICS, there was an article in the Hindu and Indian Express that some way or other, BRICS is the you can say reconceptualization of non-alignment movement, right? It is continuation from there, of course in different way and different context. And other questions, I think Sunil Kumar Singh sir will also reflect on those questions and our topic. So without taking too much time, I will request Sunil Kumar Singh sir to थैंक यू। speak. नमस्कार सब लोगों को। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। मैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के टर्म में तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का छात्र ही नहीं रहा, लेकिन चूंकि सब लोग बोल रहे हैं तो हमारी भी कुछ इच्छा हो रही है कि मैं भी अपनी बात को रखूं। पहली बात तो ये है क्या कि यहाँ पर था कि ट्रंप का जो नियो इम्पीरियलिज्म है और जो नया टेक्नोलॉजी है, उसी पर हमें कंसंट्रेट करना है कि जो ट्रंप ये दूसरी बार जो आए हैं, इस बार आने के बाद उनका विश्व के प्रति क्या रवैया रहा है। पहली बात तो ये है कि अलग अलग समय इम्पीरियलिज्म का अलग अलग रूप रहा है। किसी ज़माने में जब फाइनेंस कैपिटल का दौर था, जब इंडस्ट्रीज और बैंक दोनों मिल करके, उसी को कहते हैं फाइनेंस कैपिटल, जो मोनोपोलिस्ट थे, वह अपने टेरिटोरी के डिवीज़न के लिए उन्होंने युद्ध शुरू किया कि भाई यहाँ का टेरिटरी हमारा होगा, ये कॉलोनी हमारी है, ये कॉलोनी हमारी है, ये कॉलोनी हमारी है। क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत थी कि इंग्लैंड की सारी चीज़ें, इंग्लैंड में जो उत्पादन होता है तो वह उत्पादन तो होता है भेजने के लिए, लेकिन उन्हें भी ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, कच्चा माल की ज़रूरत है, ये सब की ज़रूरत है। इस दरमियान उन्होंने बहुत सारे उद्योग को नष्ट भी किया, जैसे यहाँ पर जो बांग्लादेश का जो जूट मिल था उसको बर्बाद करके रख दिया। ये फाइनेंस कैपिटल का दौर बहुत लंबा चला, और यह जो फाइनेंस कैपिटल शब्द भी दिया हुआ है, शायद लेनिन का दिया हुआ है, इम्पीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म जो किताब है उसमें। लेनिन तो
रिवॉल्यूशन करने के बाद 6-7 साल के बाद चले गए। लेकिन यह फाइनेंस कैपिटल का दौर आगे भी चला। जो दुनिया को कॉलोनी में बंटवारा करने की बात थी, वह कॉलोनी में बंटवारा के लिए इसी में क्या हुआ कि आवारा किस्म के जो पूंजीपति थे, जो फासिस्ट थे, वो जैसे जर्मनी था तो कह रहा था कि इस पूरे बाजार में हमें भी हिस्सा चाहिए। तो उन्होंने फाइनेंस कैपिटल के तहत जो दौर था उस दौर को तेज किया। आर्थिक संकट भी आई, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते जो आर्थिक संकट आया। और दूसरा संकट क्या था? दूसरा संकट जबरदस्त था कि दुनिया में अब समाजवाद की लहर भी चल रही थी। ये बात को कभी नजर से नहीं हटाइएगा, आदमी का खतरा है। तो वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस था 28 का, वह इकोनॉमिक क्राइसिस उस कैपिटलिज्म के दौर को नंगा करके छोड़ दिया। जब सामान नहीं बिक रहा था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, यह एक दौर था जिसके वजह से फिर 1939 में एक नया सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ा मजे की बात यह है क्या कि जो चर्चिल अपने को वार मास्टर कहता है, वह चर्चिल की टोरी पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाई ब्रिटेन में। वह पूरा का पूरा सीट हार गया। यानी कहने का मतलब क्या था कि पीपुल आर नॉट रेडी टू रिटर्न इन ओरिजिनल कंडीशन। जो फाइनेंस कैपिटल का पहले वाला जो रूप था, उस रूप में अब जाने के लिए तैयार नहीं था। तो इन लोगों को भी संशोधन करना पड़ा। क्या संशोधन करना पड़ा? कुछ वेलफेयर स्कीम करना पड़ा। जो कॉलोनी तो खत्म ही हो गई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ कुछ देश में क्रांति हो गया, चाइना में क्रांति हो गई, और भी जगह हो गया। तो ये जो वो था, पीपुल आर नॉट रेडी टू रिटर्न इन पोजीशन बिफोर द वर्ल्ड वॉर। तो अब क्या था कि अब ये करते क्या? ऐसी की बात तो नहीं था कि अपने शटर को गिरा करके घर में जाकर बैठ जाते। इन्होंने क्या किया कि जनता को कुछ रियायत देना शुरू कर दिया। ये रियायत देने की प्रक्रिया 70 तक चली। 1970 में वियतनाम की लड़ाई हो रही थी और चिली वगैरह में जो है एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गया। अब इन्होंने देखा वियतनाम की लड़ाई में अमेरिका का दुनिया का खर्चा हो गया। तो वह जो खर्चा हुआ, अब चाहे वो हथियार को हो, चाहे लड़ाई के चलते हो, लड़ाई लंबी खिंच गई, 10 साल का युद्ध चल गया। तो उन्होंने अब दबाव देना शुरू किया क्या? पूरे दुनिया में अब लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हो गया। चिली में तो जो किया वह तो इतिहास की चीज है, मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगा, ये यहाँ पर भी जिक्र करने का टॉपिक नहीं है। लेकिन वो लिबरलाइजेशन का दौर चला और कहा क्या कि सब अपने जो इकोनॉमी को बंद किए हुए थे, जो देश में नेशनल गवर्नमेंट बैठी हुई है, उस दरवाजे को खोलिए। और अमेरिका के दबाव पर, पश्चिमी मुल्क के दबाव पर लिबरलाइजेशन का दौर आया और फ्री मार्केट का दौर आया। तब तक में क्या हुआ, एक और दुखद घटना घट गई। जो हम लोग की उम्मीद थी सोशलिस्ट कंट्री, वह सोशलिस्ट कंट्री ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के जाल में फंस करके वो खत्म हो गया। और 90 आते आते सोवियत रूस सहित पूरा समाजवादी मुल्क का पतन। उसके बाद जो है फुकुयामा ऐसा आदमी, क्या विचार का अंत हो गया है। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में खुशी थी और जो अब कहीं उनको बाधा नहीं रहा। फिर भी यह जो लिबरलाइजेशन का दौर और फ्री मार्केट का दौर था, अब सबसे आश्चर्य की बात थी कि अभी इकोनॉमी कहीं क्लोज नहीं था पूरे दुनिया में। सारा देश अपनी अपनी, इवन चाइना भी जो है वह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल हो गया, वह भी अपने देश के बाजार को खोल दिया, भारत भी खोल दिया, सब देश खोल दिया। फिर एकाएक कहां से ये नींद खुली? ये सेकेंड ट्रंप जब दूसरी बार आता है तो पूरा और आक्रामक रवैये में आता है। उसने क्या कहा? उसने अपने पहले भाषण में कहा कि जो मैक्सिको का, जो यह अमेरिका का है, मैक्सिको का जो पार्ट है वह मैक्सिको ऑफ अमेरिका कहना चाहिए। उसका उसने जवाब दिया, कहा क्या कि नॉर्थ अमेरिका मैक्सिको का पार्ट था। क्लाउडिया जो वहां की
प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा। तो अब शुरू हो गया। पनामा को क्या कहा, ये जो गल्फ है पूरा का पूरा हमको दे दो, ये हमारा है। क्यों? वहां से चीन की जो जहाज थी वह मुफ्त में जाता था। इसको अमेरिका को बर्दाश्त नहीं था। इसने कहा कि हमको खरीद लेंगे। वो बेचारा छोटा मुल्क, उसने नेगोशिएट कर लिया, कहा कि ठीक है आपके लिए भी खोल देते हैं, अमेरिका का जहाज जाएगा उससे हम पैसा नहीं लेंगे। और देखिए कनाडा को अलग जो है कहा कि इसमें राज्य है हमारा, जो अभी राजन मालिक जी बतला रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो है सो अमेरिका अपने आक्रामक तैर में, और सबसे आश्चर्य हुआ जो टैरिफ की बात उसने किया, उसमें और सारा भी बात है। 3 दिन के बाद, अपने शपथ ग्रहण के 3 दिन के बाद उसने सोमालिया में कहा कि बहुत टेररिस्ट बैठा हुआ है केव में, मैं वहां बम्बार्डिंग करूंगा मिसाइल से ये टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। देखिए ऐसा एक बार ओबामा कर चुका था 2009 में, जब अफगानिस्तान में उसने तालिबानी को मारने के नाम पर जो बम्बार्डिंग किया था, उसमें पाकिस्तानी नागरिक मारे गए, बहुत हंगामा हुआ था। तो फिर अभी जो है ये जो कहा क्या कि सोमालिया में जो टेररिस्ट है उनको खत्म करना जरूरी है, और उसके लिए क्या करेगा, हम मिसाइल से हमला करेंगे। आदमी तो दे नहीं सकते लड़ने की, उनकी आदमी मर नहीं सकती है, वो जो करेंगे हथियार से काम करेंगे। दुनिया भर का हथियार बना के रख चुका है। तो ये कहा, और ये उन्होंने धमकी दिया। उसके बाद क्या कहा, गाजा पूरा खाली कर दो फिलिस्तीन को, वहां पर क्या बनाएंगे हम, क्या उसका नाम है, नाम हमको याद नहीं पड़ रहा है, वो हम बनाएंगे, तुम लोग चले जाओ सोमालिया। सबको सोमालिया भेजने के लिए, बुझिए 24 लाख आदमी को वहां सोमालिया भेजने के लिए खाली कर दो, यहाँ पर हम अपना मौज मस्ती का जगत बनाएंगे। यह जो है पूरे, जिसको हाइपर इंपीरियलिज्म कहते हैं, अति साम्राज्यवाद, वह उसी रूप में आ गया। अब जो टैरिफ, अब इस टैरिफ की बात को समझने के लिए यह कोई अनजाने में नहीं हुआ है। जो देश पूरे दुनिया में फ्री मार्केट के लिए हाहाकार मचा रहा था, हर देश पर दबाव दे रहा था, बार बार बैठकें हो रही थी कि अपना इकोनॉमी खोलो, अपना इकोनॉमी खोलो, और यहाँ तक खोलो कि एग्रीकल्चर भी खोल दो, वो देश अब टैरिफ लगा रहा है सारे देश पर। इसमें जानते हैं ऐसे 56,000 पॉपुलेशन होगा मुश्किल से, और उसके ऊपर वो गोल्ड वहां भेजता है अमेरिका, उस पर भी टैरिफ लगा दिया। ग्रीनलैंड को कहा गया तुम अपना देश बेच दो, वहां 56,000 पॉपुलेशन है, कहा ग्रीनलैंड हम खरीद लेते हैं। गजब बात है। अब कल कहे भारत को हम खरीद लेते हैं। ये उनकी जो अब जो नया उनका जो रूप था, वो रूप जो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यह मैं तो यही समझता हूं क्या इस ट्रंप की सही सोच। क्यों? आज के तारीख में मैं तो यही कहूंगा, अमेरिका ऐसा मजबूर और कंट्री नहीं होगा। उसने भारत के इकोनॉमी को मृत कहा, रशिया की इकोनॉमी को मृत कहा। मोदी को कहना चाहिए था कि पहले तुम्हारी जो इकोनॉमी है वह मृत है। कहिएगा कैसे? $550 बिलियन का उस पर जो है कर्जा है, इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर। आज अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है $550 बिलियन, 1 बिलियन 1000 मिलियन और 1 मिलियन 10 लाख। तो इतना कर्जा उसके ऊपर है, वह उस कर्जा से तबाह है। और उसके बाद क्या है, और उसमें आश्चर्य की बात यह है क्या कि चाइना का $350 बिलियन जो है वह मात्र चाइना का कर्जा है उसके ऊपर। ये जो फ्री इकोनॉमी जब हुआ, तो फ्री इकोनॉमी में जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री भी अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ का भी जो है वह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ? अब अमेरिकन दवा नहीं खरीदेगा अमेरिका का आदमी, वह इंडियन दवा खरीदेगा, सस्ता पड़ता है। वह जो है जो कालीन है, वह कालीन अपना नहीं खरीदेगा,
वह गुजरात का कालीन खरीदेगा। कहा क्या कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बादी के कगार पर था और यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 60% कब्जा कौन कर लिया? यह कब्जा कर लिया चाइना। तो अब जो अमेरिका अपने आप को कहता है क्या कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी भूमिका रही और हम दुनिया में समझो डेमोक्रेसी के लिए फाइट किए हैं, डेमोक्रेसी को लाए हैं, उसके लिए चुनौती भरा सवाल। तो यह टेरिफ वार जो है जिसको हम कह रहे हैं, दिस इज नॉट आइसोलेटेड फिनोमेना। यह कोई जो है ट्रंप का मनमर्जी नहीं हुआ कि वह आ गया टेरिफ का घोषणा। इसके पीछे अमेरिका का डीप इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिस क्राइसिस के बारे में वो नहीं बोल रहे हैं। अब इस क्राइसिस का जो भार है उसको कहां भगाना चाहते हैं? एक तो मुसलमानों के खिलाफ में, दूसरा चाइना के खिलाफ में, तीसरा मैक्सिको ऐसा देश कि वह जो है स्मगलिंग करता है वहां से उधर। कौन दवा कहते हैं? वह दवा जो लोग यूज करता है नशे के लिए, उस दवा के लिए वह जो है सो वहां से भेजता है। तो इसको अब रोकना है इस नाम पर, ये तीनों को कंटेनमेंट करना था। तो यह इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जो है आज ये, अब दिक्कत क्या है? यहाँ के जो डेमोक्रेट्स में ये तो मानिएगा क्या कि लेफ्ट भी डेमोक्रेट है, राइट भी डेमोक्रेट है। तो राइट डेमोक्रेट हैं, वह ट्रंप के खिलाफ में वह सिर्फ क्या बोलते हैं? वह बोलते हैं क्या? वह सिर्फ टेरिफ की बात करते हैं। जैसे कांग्रेस आई सिर्फ टेरिफ की बात करती है, वो इसकी बात नहीं करती है कि यह संरचनात्मक जो है क्राइसिस है, वो क्राइसिस को जो है वह क्राइसिस से इसको अलग करके देखते हैं। मेरा ये कहना है क्या कि यह इकोनॉमिक क्राइसिस ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे दुनिया में है। जो 2006 में इकोनॉमिक संकट आया, वही संकट अब फिर उसी के कगार पर है। अब जो है तो अब होगा टेरिफ से क्या होगा? हम पर 125% लगा देगा, मान लिया 50% लगा देगा। अब इतना में देश पर कुछ 50% लगाया, पागल है ट्रंप। तो ये सब सोच समझ कर लगाया है कि चूंकि जो मुल्क कमजोर है, जैसे कोई मास्टर है, वह 100 रुपया महीना पर भी पढ़ाता है और कोटा के बड़े बड़े जो हैं वह जो है 5 लाख रुपया मेडिकल की तैयारी के लिए लेते हैं। तो उनका मार्केट बड़ा है, ये बेचारे का मार्केट कम है। तो इंडिया का और चाइना का जो मार्केट है, तो टैरिफ लगाएंगे तो इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा कि आप अपने दाम को कम कीजिएगा या उसके बाद छटनी कीजिएगा। समूचे दुनिया में वह संकट बढ़ाने के चक्कर में ये सारा चीज कर रहा है। यही है अब नियो इंपीरियलिज्म, हाइपर इंपीरियलिज्म कह सकते हैं। और जो एम्पायर एक किताब आई थी, हार्डेट एंड नेगरी की किताब है, एम्पायर का पब्लिकेशन 2000 ईस्वी में हुआ। हालांकि वह किताब 1950 से भी लिखी जा रही थी। जब किताब आया उसकी बिक्री बहुत ज्यादा हुआ, पूरे दुनिया में बिक्री हुआ। हालांकि उसकी सारी बातों से सहमत होने की बात है या असहमत होने की बात नहीं, लेकिन उसने क्या कहा था कि जो न्यू लिबरलाइजेशन का दौर है, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का दौर है, इसमें क्या है, भारत का अदानी और अमेरिका का मस्क, ये सब मिलकर के एक सिस्टम बना लिया है। भाई हम माल वहां बेचेंगे, तुम माल वहां बेचो, वो वहां माल। और यह जो शेयर का धंधा जो है, शेयर के धंधा में हंगर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनएम्प्लॉयमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए अभी शेयर कितना बढ़ा है। और दूसरी बात क्या है कि एक बात को यह भी ध्यान में रखने की बात है कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जैसे आप अमेरिका में भी सुनते हैं क्या, कुछ लोग सारे इकोनॉमी पर कब्जा करते हैं। भारत में 1% कभी कहता है 40% वेल्थ को कब्जा कर लिया, कहीं लिखता है 50% वेल्थ को कब्जा। ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, वह इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतना डीप है। अब जो भारत के पूंजीपति हैं, इनको भी इंटरनेशनल मार्केट, तो कॉटस्की आज से बहुत पहले जर्मनी का नेता था, उसने कहा क्या कि दुनिया के जितने पूंजीपति हैं, इनको मिल करके
अब सुपर इंपीरियलिज्म की बात करना चाहिए। इनको बैठ के आपस में एक समूह बना लेना चाहिए और समूह बना के काम करना चाहिए। और एम्पायर किताब में वही बात लिखी हुई। तब इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता यही है क्या कि हार्डेट जो सुझाता है वह कोई सोस्टिस बात नहीं बतलाता। वह कहते हैं क्या कि किसान मजदूर को मिल करके इस इंपीरियलिज्म का विरोध करना चाहिए, पूरा जो हो रहा है उसका विरोध करना। तो मैं समझता हूँ क्या कि जो पश्चिमी मुल्क है, मैं नक्सल में मेरी बात यही है क्या कि जो पश्चिम मुल्क है उसमें जो संकट है, उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वह इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए अब ब्रिक्स उनके लिए जबरदस्त प्रॉब्लम है। ब्रिक्स अगर कल होकर के अपना मुद्रा चला देगा फिर डॉलर का क्या होगा? डॉलर जो इंटरनेशनल मान्यता पाया है, आखिर उसका क्या होगा? डॉलर जाएगा। जो सोना का भंडार है अमेरिका के पास, इस डॉलर के माध्यम से सोना का भंडार खत्म हो जाएगा। सोने के बल पर वो धंधा करता है। तो ये एक समस्या है जो अमेरिका के सामने है। तो अमेरिका की समस्या से हमको अपनी समस्या के बारे में, तो अब सवाल ये उठता है क्या कि ब्रिक्स स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप सवाल इंडिया वाले उठाते हैं, सुकून वाले सवाल उठाते हैं। अब इंडिया का कंपटीशन किससे है? इंडिया का कंपटीशन है नेपाल से, इंडिया का कंपटीशन है बांग्लादेश से, इंडिया का कंपटीशन है पाकिस्तान से, ऐसे छोटे छोटे देश से इनका। तो इंडिया और पाकिस्तान अभी दोनों क्या कोशिश में है कि हम अमेरिका का बी टीम बन जाए। जो अमेरिका कर रहा है, ऐसा नहीं हो कि पाकिस्तान उसके गुड फेथ में आ जाए और हम उसके बाहर में। इंडिया ईरान की तरह नहीं है। ईरान तो कम से कम अंतिम तक लड़ा बैठ करके। ये डी टर्म बनने का चक्कर है। बाकी जो बॉर्डर प्रॉब्लम है इंडिया और चाइना के बीच, यह बॉर्डर प्रॉब्लम बुरा नहीं मानिएगा, यह बॉर्डर प्रॉब्लम के लिए ज्यादा भारत जिम्मेवार है। मैक्सवेल की किताब है इंडो चाइना वार जो है, और पंडित सुंदरलाल जो किताब लिखे हैं इंडो चाइना वार पर, उसको कहीं से ऊपर करके पढ़ लीजिए। भारत का पूंजीपति ये एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और अभी तो धोर दक्षिणपंथी हो गया। तो अब चाइना का जो सिस्टम है उस सिस्टम से अभी यहाँ बहस का विषय नहीं, बॉर्डर प्रॉब्लम बहस का विषय नहीं है। बहस ये विषय है कि अभी ब्रिक्स के पास पहले 5 देश थे, अभी 11 देश हो चुके हैं। भारत को चाहिए इसमें अग्रणी भूमिका लेनी चाहिए और इसको जहां तक हो ज्यादा मजबूत करें। और मजबूत करने के लिए चूंकि मोदी अभी भी मजबूत हैं और अमेरिका कोई मजबूत सरकार नहीं चाहती है, ये उनकी मंशा है। इसीलिए बार बार मोदी को डिमोरलाइज करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये है। तो इस संदर्भ में हमको देखना चाहिए। मेरी समझ यही है, मैं अपनी बात जो समझ सका था हम बतलाने की कोशिश किए। धन्यवाद। Thank you so much Sunil sir for giving a overall historical perspective and वो बुक जो है वो ज़रूर मैं पढ़ूंगा। वो नील फर्ग्यूसन वाली किताब मैं पढ़ना चाह रहा था बट अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको भी मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और जो आपने पूरा हिस्टोरिकल वो चीज़ें की और क्लियरली ये बात आपने कहा कि ये जो बी टीम बनने वाली बात है, सर्टेनली इवन पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा होती रही, ऑफ कोर्स वी कैन सपोर्ट द राइट थिंग्स कि नेता प्रतिपक्ष ने साफ साफ ये बात कहा कि अगर आप इतना ही 56 इंच का सीना रख रहे थे देन वाई यू, मतलब आपने क्यों नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो ट्रम्प? आपने क्यों नहीं पूछा कि आसिफ मुनीर को डिनर पे क्यों इनवाइट किया? तो कहने का मतलब एसर्टिवनेस जो है वो एसर्टिवनेस खाली इंडिया में दिखाने से नहीं होगा ना कि 56 इंच का सीना है। ब्रिटिश पॉडकास्टर, ये अमेरिकन पॉडकास्टर आता है पॉडकास्ट करने तो ट्रम्प के लिए एकदम रेड कारपेट हम बिछा देते हैं, अरे ही इज़ अ नाइस पर्सन, ही इज़ वेरी विजनरी, दिस दैट एंड दैट। बट आई विल नॉट टेक दोज पॉइंट्स राइट नाउ बिकॉज टाइम इज़ वेरी यू कैन से लिमिटेड फॉर मी। अब हम लोग लगभग 2 घंटे कंप्लीट करने वाले हैं, so I will not take too much time. And lastly, I will request Anil Rajamwale sir to conclude this meeting. And of course, there are many remaining things which we will schedule in our next discussion.
and the discussion will continue further. So Anil Rajumale sir, concluding remark. यस, दो तीन पॉइंट्स मैं बहुत ही रखना चाहूँगा. बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा एंड इट शोज दैट वी नीड ए प्रॉपर and thorough discussion. Lot of points have come by all the participants, Sunil ji, Dr. Pranav, Gaurav, Anil Sawant ji, and a lot of points have come. I don't want to cover all those. I just want to make a few comments, some points that were missed by me or that I want to emphasize. एक तो ये है, जहाँ मैं याद दिला छूट गई, वो मैं जब बोल रहा था तो बात छूट गई. ये अमेरिका था जिसने सबसे पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स लागू करवाया था, जिसे कहते हैं. GATT 1994 में WTO बन गया और वो दूसरे देशों को उसने मजबूर करने की कोशिश की, मजबूर किया भी बहुत सारे देशों को कि वो अपने टैरिफ को कम करें. आज वो टैरिफ लगा रहा है. सो टैरिफ इज ए वेपन, एन इकोनॉमिक वेपन एंड पॉलिटिकल वेपन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स इंपीरियलिज्म. दिस इज वन पॉइंट एंड दिस वी नीड टू डेवलप. दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान. कभी उसको कम कर दिया, कभी ज्यादा कर दिया, लेकिन हमें पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को प्रॉप अप करने के लिए सीटो सेंटो वगैरह बनाया था, मिलिट्री बेसेस बनाए पाकिस्तान में और मिलिट्री अलायंस में उसको घसीटा पाकिस्तान को और इंडिया के खिलाफ खड़ा किया. और हमेशा ही वहाँ की डेमोक्रेसी को क्रश करने की कोशिश करता रहा है. उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद की है. ये बात ध्यान रखी जानी चाहिए. इसलिए कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना सपोर्ट पाकिस्तान से हटाया नहीं है. और अब जो वर्तमान हमारी भारतीय सरकार है, उसको आश्चर्य हो रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई आश्चर्य की बात नहीं है. इनको विरोध करना चाहिए था कि आप पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है. बहुत इनडायरेक्टली हल्के से कोई कमेंट किया है इन्होंने. अब क्यों नहीं विरोध करते हैं कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट और अमेरिका की गवर्नमेंट. तीसरी बात यह है कि इंडिया का सॉफ्ट पोजीशन हो गया है ब्रिक्स में. चाइना का भी रोल थोड़ा क्वेश्चनेबल हो गया. इसको बेहतर करने की जरूरत है, तभी जाके ब्रिक्स एक पावरफुल इकोनॉमी बन सकता है, जो इस पे पोटेंशियल है. और प्रणब जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, प्राइवेटाइजेशन मेक स्टेट वीक. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन, वेरी वेरी क्रूशियल एंड वी नीड टू वर्क अपॉन इट. और एक बात कही कि शेयर मार्केट डज नॉट बॉदर अबाउट और अफेक्टेड बाय प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट. सुनील सर ने ये बात कही. सुनील जी ने कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. शेयर मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी समाज में चलती है, जो सोशल एक्टिविटी चलती है, उसको बॉदर नहीं करता है, उससे अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि सीधे सीधे मनी एक्सचेंज पर डिपेंड करता है. और सुनील जी ने बहुत इम्पोर्टेंट किताब का मेंशन किया, आर्ट एंड नेग्री. ये बहुत बड़ी बहस चल रही है आजकल मार्क्सिस्ट, नियो मार्क्सिस्ट एंड ऑल काइंड ऑफ मार्क्सिस्ट के बीच. ये किताब 2000 में आई थी, सन 2000 में. आर्ट एंड नेग्री एक बहुत प्रोमिनेंट दोनों ऑथर्स हैं. उनकी किताब है फायर. आकार पटेल भी छापा है उसको. आकार प्रकाशन से भी आई है, 435 रुपया. आकार से भी आई है. वो तो जो ओरिजिनल है उसका तो दाम 2000 से ऊपर है, लेकिन ये सस्ता बाउंड जो है. ओके. तो उन्होंने जो आपने हम लोग जो बोल रहे नियो या सुपर इंपीरियलिज्म,
आपने क्या वर्ड किया है? दूसरा वर्ड यूज किया है हाइपर इंपीरियलिज्म, हाइपर तो हार्ट एंड डिग्री उसको एम्पायर बोलते हैं। इंपीरियलिज्म का फर्दर स्टेज एम्पायर जी। बहुत इम्पोर्टेंट वो ये है, कई इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशंस उसमें किए गए हैं, सच में पढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी मार्केट और कैपिटलिज्म पर क्या असर पड़ रहा है, कौन से मॉडर्न नाम रखे इंपीरियलिज्म का कम्मा एक ही है। सॉरी। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये किताब, और इस तरह की किताबें बहुत इम्पोर्टेंट है। पोस्ट इंडस्ट्रियल और पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमिक्स का पर अच्छा काम है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चनेबल भी सवाल है, सारी चीज़ों पर एग्री करने की जरूरत नहीं। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये पिछले 2-3 इंस्टॉलमेंट्स हम बहुत अच्छा डिस्कशन करते रहे हैं और आगे भी जारी रहना चाहिए और गहराई में जाने की आवश्यकता है। और हम एक डिटेल्ड पेपर तैयार करें इस पर, और मैं अमित जी से कहूँगा कि एक ड्राफ्ट तैयार करें इन सभी पॉइंट्स को लेते हुए और सर्कुलेट करें, तो दूसरे लोग भी उसमें जोड़ें। और एक हमारा AIPF का पेपर इस वर्तमान नियो इंपीरियलिज्म या जो भी कह लीजिए हाइपर इंपीरियलिज्म, इस पर तैयार हो और हम डिस्कशन के लिए वाइडर सर्कुलेशन दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा, संतोष जी का भी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो इसको सर्कुलेट करते हुए हम फर्दर डिस्कशन करें। हो सकता है आगे 1 डे सेमिनार ऑफलाइन ऑनलाइन करें, ताकि इन सारे इश्यूज को गहराई से सोचें और दूसरे इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी अपनी बातें पहुंचाएं। तो यही मैं अपनी बात सभी को धन्यवाद देता हुआ, खास करके अमित जी को जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इनिशिएट किया, और सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी बात करता हूँ। Okay, sir. So now we should conclude the meeting, and next meeting will be postponed because हम लोग थोड़ा चाह रहे थे कि एक बीच में ब्रेक हो और फिर उसका नेक्स्ट संडे जो है हम लोग शेड्यूल करें, एक बीच में थोड़ा सा वो भी मिल जाए और फिर नेक्स्ट संडे जो रहेगा उसमें कोई नया अच्छा टॉपिक हम लोग डिसाइड करें, एंड देन वी विल मूव अहेड। सो विद दिस फ्यू वर्ड्स। अमित जी, हाँ सर। एक चीज हम कहना चाहते हैं। हाँ। 7 बजे वाला टाइम बढ़िया टाइम है। शाम 7 बजे जो करते हैं, हाँ वो अच्छा टाइम है। इन शाम को सर मंडे को सब लोग अवेलेबल नहीं रह पाते उस दिन, मतलब अच्छा, हाँ, ऑफिस टाइम होता है ना मंडे, और बहुत बड़ा मतलब मुश्किल के बाद अब साउथ वालों का डिमांड सर यही रहता है कि हम लोग शाम को ही रखें सब मंडे को, बट इन नॉर्दर्न बेल्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन मंडे बिकॉज इट इज़ द ऑफिशियल टाइम, और बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें, इस वजह से संडे के 11 बजे का हो रहता है। शाम वाले में सर, शाम वाले में दिक्कत ये है ना कि मार्केट वगैरह संडे को ही सबका रहता है, एंड इट इज अ सिंगल डे। शाम के टाइम में जो दिक्कत रहता है ना वो ये होता है, या तो कोई आ जाता है